हेलो और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज के यानी कि पर्यावरण अध्ययन के प्रीवियस ईयर पेपर में के जो 30 क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और ये पेपर जो है ये 2013 का पेपर है। ठीक है, ये जो 2013 में जुलाई में हुआ था पेपर, ये वो पेपर है। और इसमें जो है हम एनवायरमेंटल स्टडीज के कुछ नहीं, पूरे 30 के 30 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और इससे ये भी जानेंगे कि किस तरह से प्रश्न आते हैं। अभी तक जो है मैंने 2012 का जो है वो पेपर उसको सॉल्व करवा दिया है, 2011 का भी जो पेपर था उसको भी सॉल्व करवा दिया है, और 2014 का जो पेपर है उसको भी सॉल्व करवा दिया है। आज हमारे सामने जो है वो 2013 जुलाई का पेपर है, इसको हम सॉल्व करवाएंगे। और अगर अभी तक आपने इसकी तैयारी के लिए जो सबसे मेन चीज होती है एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा मेन होती है अगर आपको ईवीएस में अच्छा स्कोर करना है। मेरे हिसाब से अगर आप माने तो आप ईवीएस में 28 नंबर तक आराम से ला सकते हैं। ठीक है, ये 28 नंबर बहुत ही वैल्यूएबल नंबर होते हैं, इनको आप ईवीएस में तो अच्छे से ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो है एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ही मस्ट है। तो अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो यहाँ पर आपको आई बटन का लिंक आएगा, आप वहां से जो है मेरी एनसीईआरटी की ईवीएस की जो जितने भी नोट्स हैं उनको आप वीडियोस के थ्रू देख सकते हैं। और अगर आप उनकी पीडीएफ पाना चाहते हैं, ठीक है, पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पीडीएफ जो है कहाँ मिलनी है, कैसे मिलनी है, वो सब मैं बता दूंगा। और हाँ, ये पीडीएफ जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। ठीक है, ये पीडीएफ, ये हैंड रिटन नोट्स हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, आपको वहां से मिल जाएंगी। और नहीं तो आप अगर चाहें तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर जो है इसके सारी पीडीएफ जो है वो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, आप वहां से डायरेक्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब सीधे सीधे आते हैं इस पेपर को सॉल्व करवाने पे। तो इस पेपर को चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए उसे दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये चीज जो है क्लास शायद 4th की एनसीईआरटी में मैंने इसका आंसर आपको बताया था। इस चीज के बारे में मैंने आपको पूरा बताया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रोनाल्ड रॉस। तो अब रोनाल्ड रॉस, चलिए इस प्रश्न में तो ऐसे पूछ लिया गया, लेकिन अगर अगला प्रश्न है ये हमारा जो 2020 की तैयारी कर सकते हैं, तो ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि रोनाल्ड रॉस ने जो मच्छर से जो मलेरिया फैलता है, तो इसके लिए जो उन्होंने शोध किया था उसके लिए उनको कब जो है पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जो उनको मिला था, या ये भी पूछ सकते हैं कब, कौन सा पुरस्कार मिला था, तो नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था, तो दिसंबर 1902 में मिला था। दिसंबर भले ही अपना याद रखें, लेकिन 1902 जो सन है इसको आप हमेशा याद रखें। और साथ ही साथ इन्होंने जो है बताया था कि मलेरिया के पेट में जो मच्छर जो है जिसके जरिए मलेरिया फैलता है, तो इन्होंने प्लाज्मोडियम की खोज की थी। ठीक है, इन्होंने मलेरिया वाले मच्छर में जो प्लाज्मोडियम होता है उसकी इन्होंने खोज की थी, और ये खोज करके उन्होंने बताया था कि मलेरिया जो है मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी इस प्रश्न किससे संबंधित, वो मैंने आपको बता भी दी है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपको मैंने बता दिया है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रोनाल्ड रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूं। तो रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी है। तो रजत जो है किस रोग से पीड़ित है? यहाँ पर ये सारे सिम्टम्स दे रखे हैं, कपकपी है, बुखार है, सिरदर्द है और जो पसीना भी आता है। तो ये सारे सिम्टम्स किस बीमारी के हैं? तो ऑप्शन 1 कह रहा है मियादी बुखार, ऑप्शन 2 कह रहा है अतिसार यानी कि जिसको हम डायरिया भी कहते हैं, ऑप्शन 3 कह रहा है हैजा, और ऑप्शन 4 कह रहा है मलेरिया। तो ये सारे लक्षण जो है मलेरिया बीमारी के हैं। ठीक है, मलेरिया बीमारी के हैं, और इसकी बचाव के लिए जो दवा दी जाती है वो सिनकोना वृक्ष से बनती है। ठीक है, सिनकोना वृक्ष से जो है दवा बनती है इसकी मलेरिया की। और इसकी पहचान इसको बताया किसने था? तो रोनाल्ड रॉस ने बताया था। इन्होंने बताया था, रोनाल्ड रॉस ने, आपको पिछले ही प्रश्न में मैंने आपको बताया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अल-बरूनी कौन था? ठीक है, तो अल-बरूनी फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि वह कुतुब शाही सुल्तान था जो हमारे देश में लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। और सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जिसने हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो किताब हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। और फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की थी।
तो अलबरूनी के बारे में मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर हो जाएगा कि वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी, ठीक है। उस किताब का नाम है किताब उल हिंद, ठीक है। इसने एक किताब लिखी थी किताब उल हिंद, ठीक है। इसने किताब लिखी है जिसका नाम है किताब उल हिंद। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो वो हो जाएगी तहकीक ए हिंद, ठीक है। इसने उस किताब को जो है तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। तो ये किताब जो है किसने लिखी थी? अलबरूनी ने लिखी थी। ये प्रश्न जो है इस तरह से भी बन सकता है कि एक यात्री था जो उज्बेकिस्तान से हमारे देश भारत में आया और इसने एक किताब लिखी, तो उस किताब का नाम क्या है? तो उस किताब का नाम या तो फिर किताब उल हिंद दे रखा होगा या फिर तहकीक ए हिंद दे रखा होगा। और ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा यात्री जो आया था, तो अलबरूनी आया था या फिर रैदास आए थे, कबीर आए थे या मार्को पोलो आए थे। इस तरह से किसी का भी नाम वो दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमें अलबरूनी की पुस्तक और उनके देश के बारे में पता होना चाहिए कि प्रश्न को कैसे भी करके घुमाया जा सकता है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रात में जगने वाले जानवर हर चीज को देखते हैं। तो रात में जगने वाले जो जानवर होते हैं वो हर चीज को किस रंग में देखते हैं? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि हरे रंग में देखते हैं, सेकंड कह रहा है कि केवल काली और सफेद ही देखते हैं, थर्ड कह रहा है केवल हरे रंग को में देखते हैं, और फोर्थ कह रहा है कि केवल लाल रंग में देखते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि रात में जगने वाले जितने भी जानवर होते हैं वो हर चीज को काली या फिर सफेद रंग में ही देखते हैं। और ये चीज भी मैंने आपको क्लास 3 की शायद एनसीईआरटी में मैंने आपको बताई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो एनसीईआरटी में ही है, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल पर यहाँ पर आई बटन मिल जाएगा, आपको एनसीईआरटी के नोट्स जो है क्लास 3, 4 और 5 के जो है तीनों के जो है नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, ये प्रश्न जो है हाथियों के बारे में है, ठीक है। तो ये प्रश्न कह रहा है कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। तो ए से लेकर डी तक हमारे कथन दे रखे हैं, इन्हीं में से हमें चुनना होगा। और ऑप्शंस जो हैं वो है 1 से लेकर 4 तक, यहाँ पर जो है हमको इनमें चेक करना है। और हर किसी में आप देख लीजिए 2-2 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो हर किसी में इन्होंने 2-2 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें सिर्फ 2 ही चुनने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि हाथी के झुंड में केवल हथनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां होती हैं और 14 से 15 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तो एनसीईआरटी में हमको ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिला है, और तो इसको ये तो ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन कह रहा है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो हाँ, ऐसा हमको एनसीईआरटी में लिखा मिला है। तो ए और सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम डी ऑप्शन को भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमको ऑप्शंस जो है वो सारे चेक करने चाहिए। तो एक झुंड की हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ऐसी भी चीज जो है हमको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलती है। इसलिए ए और सी ऑप्शन जो यहाँ पर भी है इन चारों में, वो ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो ए और सी जो है हमको सेकंड नंबर ऑप्शन में मिलता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए और सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, हाथियों से कई सारे प्रश्न बनते हैं कि हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है। तो हाथी के बच्चे का वजन जो है वो 200 केजी तक जा सकता है, या हाथी एक दिन में कितने केजी तक खाना खा लेता है, तो 100 केजी तक खाना खा लेता है। ये सारी चीजें जो है हाथियों से संबंधित हैं, जिनको मैंने अपनी एनसीईआरटी में कवर भी किया है, तो आप वो देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, ठीक है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? ये चारों ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन कह रहा है पराग कोश, सेकंड कह रहा है पराग, थर्ड कह रहा है मूलांकर, और फोर्थ कह रहा है वर्तिकाग्र। तो इनको क्या कहता है? क्वेश्चन को एक बार अच्छे समझ लीजिए। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिनको कहते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? इनको पराग कहते हैं, ठीक है, यानी कि पॉलन इनको कहते हैं। मैं आपको चित्र के माध्यम से भी आपको दिखा देता हूं कि किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो ये फिगर है हमारे सामने किसका? फूल का। तो यहाँ पर फूल के बीच में जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पर जो पराग कण पाए जाते हैं, यहीं पर जो होता है ये छोटे छोटे से बिंदु होते हैं, इनको पाउडर जैसी संरचना होती है, इसको पराग कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपको इसमें से बता ही दिया है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, यदि रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात, यदि आप रेलगाड़ी के द्वारा जो है अहमदाबाद यानी जो गुजरात में पड़ता है वहां जाएं, तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें
मतलब वहां पर जो भी लोग बेचने वाले हैं वो किस तरह की चीजें बेचते हुए मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, या सेकंड कह रहा है कि छोले भटूरे तथा लस्सी, थर्ड कह रहा है इडली चटनी तथा बड़ा चटनी, या फिर फोर्थ कह रहा है पूरी साग एवं ठंडा दूध। तो अगर आप को खाने के बारे में पता है तो अहमदाबाद जब भी आप जाएंगे तो वहां पर जो है ढोकला है, चटनी, नींबू वाले चावल जो है ये खाने को जो है स्टेशन पे आपको मिलेंगे, क्योंकि ये वहां का एक तरह का सा लोकल फूड है। तो ये सारी चीजें खाने के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एकदम राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि पक्षी अपने गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, तो वो ऐसा क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है। ठीक है, पक्षी अपनी गर्दन जो है बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है उड़ सकते हैं, सेकंड कह रहा है पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, थर्ड कह रहा है पक्षियों की आंख छोटी होती है, और फोर्थ कह रहा है उनके कान पंखों से ढके होते हैं। हालांकि जिनको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है उनको पता ही होगा कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो एकदम राइट आंसर है। लेकिन कभी भी आपके सामने कोई कितना भी सरल प्रश्न आ जाए और उसका आंसर आपको पता हो तो भी है जो आपको चारों ऑप्शन जो है पढ़ने की जरूरत है। आप जो है हमेशा जो है चारों ऑप्शन को पढ़ें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है कि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, इस वजह से वो जो है अपनी गर्दन को कई बार हिलाते रहते हैं। और सबसे ज्यादा कौन सा पक्षी जो है गर्दन झटके से हिलाता है, इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है निदान। ठीक है, यानी कि डायग्नोसिस वाला जो है। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी के लिए पूरा करने के लिए जो उसे क्या क्या खाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि चावल, चीनी, आंवला, सेकंड कह रहा है हरे पत्तेदार सब्जियां, गेहूं और संतरा, थर्ड कह रहा है गुड़, नींबू, मटर, और फोर्थ कह रहा है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। तो ये भी चीज है मैंने आपको एनसीईआरटी के नोट्स के टाइम पे मैंने आपको बताई थी। तो फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा कि जिसको भी हीमोग्लोबिन कमी हो जाती है तो उसको आंवला है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, गुड़ है, ये चीजें उसको खिलानी चाहिए, जिस वजह से उसको जो हीमोग्लोबिन की जो कमी हुई है वो जो है उसकी कमी को दूर करता है और शरीर में जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या चर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार जो प्राथमिक स्तर पर है वो पर्यावरण अध्ययन जो पढ़ाने का जो शिक्षण होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास करना, सेकंड कह रहा है कि विषय की आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण कराना, थर्ड कह रहा है कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता को अर्जित करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। ठीक है, तो उनको ऐसा है कराना है कि बच्चे जो है अपने कक्षा के ही अंदर सिर्फ सारा ज्ञान ना जो पढ़ें जाने, उनको कक्षा के बाहर से भी जो है उसका उनका सरोकार कराना चाहिए, और कक्षा के बाहर के जीवन से भी है उनको जोड़ करके चीजों को समझाना बताना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 71 नंबर की, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। तो जैसे ही हमको नहीं पता चला तो हमें सबसे पहले से टिक कर लेना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। सेकंड कह रहा है कि उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। थर्ड कह रहा है कि उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। और फोर्थ कह रहा है कि उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि जो प्राथमिक स्तर पर जो है पर्यावरण अध्ययन की मुख्य पाठ्यचर्या की आवश्यकता अनुसार अनुरूप नहीं है। तो प्राथमिक स्तर पर जो है कि उसे काम की दुनिया के प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों के ज्ञान और कौशल से लैस करना चाहिए। ऐसा जो है कहीं पर भी जो है कोई भी जो है हमारी पाठ्यचर्या जो है कहीं पर भी जो इसको निर्धारित नहीं करती है कि उनको सिर्फ ज्ञान दिया जाए और बाकी चीजें ना की जाए, क्योंकि ये जो चीजें हैं कि उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। तो ये इसके लिए सही है, क्योंकि जब अगर नहीं की जगह अगर पूछा होता कि कौन सा होना चाहिए तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है ये चारों चीजें सही हैं, और जो नहीं होना चाहिए तो वह है ऑप्शन नंबर 1 कि ये जो है नहीं होना चाहिए कि विद्यार्थियों को सिर्फ ज्ञान और कौशल ही नहीं उनको देने चाहिए, उनको बाहरी दुनिया से सरोकार भी होना चाहिए, उनको अधिगम के जो है नए नए
जो प्रक्रिया है उससे उनको उनमें शामिल करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है 72 नंबर की, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिक और स्थान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, सेकंड कह रहा है चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, थर्ड कह रहा है कि तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल कराने के लिए। तो किस लिए दिया गया है? तो जो भी एनसीईआरटी की अगर आपने बुक पढ़ी है तो उसमें पाठ्य पुस्तकों के में जो पर्यावरण अध्ययन के लिए उच्च प्राथमिकता को स्थान दिया गया। तो किस चीज को स्थान दिया गया है? तो वो दिया गया है चिंतन करने के लिए, विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराएं इस चीज के लिए। तो अगर बच्चा किताब पढ़ता है, उसकी किताब में कोई चीज के बारे में बताया जाता है जिससे जो बच्चा जो विस्मित होता है, ठीक है, अगर बच्चा विस्मित होता है तो वो क्या करेगा, उस ज्ञान के बारे में उसमें रुचि आएगी और वो जानना चाहेगा। तो एनसीईआरटी का जो पैटर्न है कुछ इसी तरीके से है। उसमें जो है ये सारी चीजें इस तरह से दे रखा है चीजें कि बच्चा जो है चिंतन भी करे और विस्मय भी हो। तो इस क्वेश्चन का जो है सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? जब भी प्रश्न निगेटिव में पूछा जाए तो हमको जो है एक तरीका ये है कि हमें इसमें सिर्फ नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है, या फिर हम ढूंढ सकते हैं जो पॉजिटिव पॉइंट होते हैं उनको। तो ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि विषय में रुचि का विकास करना, सेकंड कह रहा है नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, थर्ड कह रहा है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, फोर्थ कह रहा है शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता की जो योग्यता है इसको बढ़ावा देना। तो क्योंकि इस प्रश्न पूछा गया कि नहीं है, तो नहीं है के लिए जो है वो हो जाएगा नित्य और एकरस वस्तु में बदलाव करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी होंगी उसमें बहुत सारी जो है हमको कविताएं मिलती हैं, कहानियां मिलती हैं। तो वो किस लिए होती हैं? तो वो होती हैं किस वजह से होती है, मैं आपको बता देता हूं कि विषय में रुचि का विकास करने के लिए होती हैं, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराने के लिए भी होती हैं। जब तक शिक्षार्थी को आनंद या मजा जैसी चीज नहीं आएगी तो वो पढ़ने में जो है रुचि जो है वो नहीं लेगा, ठीक है, तो वो रुचि नहीं लेगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो है कि शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। तो इसके लिए भी जो है क्या करते हैं, पर्यावरण अध्ययन की जो पुस्तकें होती हैं उसमें जो है जो कविताएं और कहानियां जो हैं वो डाल दी जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नित्य और एक रस की विषय वस्तु को में बदलाव करना। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है क्योंकि पूछा गया था नहीं है। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है वो भी हम जानते हैं। तो अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है? ठीक है, तो कौन सी पूरा नहीं करती है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि यह भय एवं पूर्वाग्रहों से नहीं करती है। नहीं पर जो है हमको एकदम से ध्यान से कर लेना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि एक भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के लिए मूल्यों को बढ़ावा देना। सेकंड कह रहा है कि एक विषय को सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। थर्ड कह रहा है कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। फोर्थ कह रहा है शब्दावली परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो किस लिए है? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा कि कहीं पर भी जो पर्यावरण अध्ययन के लिए जो पाठ्यचर्या ने जो एनसीएफ 2005 है इसने जो बताया है कि बच्चों के प्रति क्या चीजें सही है, तो ये सारी चीजें जो है सही हैं। लेकिन क्या सही नहीं है? तो वो हो जाएगा कि बच्चों को जो है परिभाषाएं और शब्दावली इनको अगर रटाते हैं तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए कहीं से भी बच्चों को ज्ञान नहीं देगी, बस उनको एक रट्टू तोता जैसा चीजें बना के रख देगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी हैं प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो फर्स्ट से लेकर फोर्थ ऑप्शन है, आप इनको भी रीड करिए और साथ में बताइए कि क्या आंसर हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। सेकंड कह रहा है कि विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के बारे में है वो बताना। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो हो जाएगा
जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। ठीक है, तो अगर आप जब बच्चों को ये सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, जानवर हमारे साथी, तो इसके लिए जो है उनको आप कोई फिल्म या वीडियो जैसी चीज़ें दिखाते हैं, तो उससे बच्चे जो है इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे और जान पाएंगे। अगर आपने मूवियाँ भी देखी होंगी हाथी मेरा साथी जैसी, तो उसमें भी इसी चीज़ को दर्शाया गया है कि जो है बच्चों में जो है जानवरों के प्रति जो है जो भी चीज़ें संवेदना होती है उस चीज़ को परिचित कराएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कक्षा 5 की एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है, हम क्या समझें। ठीक है, हम क्या समझे, यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि इस स्तर पर बच्चों के सही उत्तर नहीं लिख सकते। सेकंड कह रहा है कि यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है, और थर्ड ऑप्शन कह रहा है जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, और फोर्थ यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। तो आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। आपको जो एनसीईआरटी की बुक में जो है उनके पाठ के अंत में जो एक खंड हमेशा देखने को मिलता है कि हम क्या समझे। तो और इसका जो काम भी होता है, इस खंड में जो है शामिल प्रश्नों का उत्तर सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाता है। तो ये जो कालखंड जो होता है जिसमें हम बताते हैं कि हम क्या समझे, एक खंड जो होता है जिसमें बताते हैं कि हम क्या समझे, इसमें जो कुछ प्रश्न दिए होते हैं और इन प्रश्नों का जो है मूल्यांकन नहीं किया जाता है। इस तरह से नहीं किया जाता है कि बच्चा सही है या गलत है, बस बच्चे ने कैसे समझा है इस बारे में बताया जाता है। तो ये किस तरह से शिक्षक को जो है मदद करते हैं, तो ये शिक्षक को यह जानने में मदद करते हैं कि बच्चे जो है कैसे सीख रहे हैं उस चीज को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है प्रयोगशाला खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम को जो है अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। तो ठीक है, हमको ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और सारे ऑप्शंस को हम देखते हैं। तो हाँ, ठीक, तो इस प्रश्न में साथ में ये भी दिया गया है कि उपयुक्त 4 गतिविधियों में कौन सी अधिगम संतुष्ट करती है। तो ये चारों जो है विधियां दे रखी हैं, इसमें कौन सी विधि जो संतुष्ट करेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है श्याम पट पर उस प्रकार की सभी भोज्य पदार्थों का चित्र बनाता है। सेकंड कह रहा है विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है कि प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। थर्ड कह रहा है शिक्षार्थियों को से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। और फोर्थ कह रहा है प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसमें जो एक चीज थी वो आप इसको समझिए। इस क्वेश्चन में इन्होंने बताया था कि प्रयोगशाला, ठीक है, प्रयोगशाला खोजना, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। इन्होंने बताया कि प्रयोगशाला खोजना, जांच पड़ताल, और साथ ही साथ इन्होंने सक्रिय अधिगम को भी बता रखा है कि कौन सी ऐसी इनमें जो विधि है जिसमें बच्चा जो है वो एक्टिव रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों से कहता है कि संभावित स्रोतों से जानकारी को एकत्र करें। अगर पहले तो चैप्टर जो है बच्चों को समझा देगा, और बच्चे से अगर ये कहता है कि बच्चे जो है संभावित स्रोतों से संबंधित जो भी जानकारी एकत्र करें, तो ये कहीं ना कहीं बच्चे को जो सक्रिय अधिगम के लिए प्रेरित करता है, यानी सक्रिय अधिगम का निर्माण करता है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि कक्षा 4 के शिक्षार्थियों में हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है, और साथ में ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। लेकिन प्रश्न हमको पूरा पढ़ना चाहिए। इन्होंने नीचे ये बता रखा है कि उपयुक्त प्रस्तावित गतिविधियों में कौन सी प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि सार्थक नहीं है। अगर आप सिर्फ ऊपर का प्रश्न पढ़ेंगे, इतना पढ़ के आप आंसर लगा देंगे, लेकिन अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो ये जो है आपका राइट आंसर को भी रॉन्ग आंसर में चेंज कर देगी। तो ठीक है, हमको पता करना है तो क्या ऑप्शन होगा। तो हमारे सामने जो है ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। सेकंड कह रहा है विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या करना। थर्ड कह रहा है संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना। फोर्थ कह रहा है प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि प्रकरण से संबंधित आप सीधा अगर प्रश्न पूछते हैं तो ये
अगर आपने सीधे प्रश्न ही पूछ दिया तो कहीं से भी बच्चे के अंदर जो है हवा सब जगह है, कहीं से भी जो उसके अंदर ये जानकारी इसको नहीं मिलेगी कि हवा सब जगह है। ठीक है, बच्चे को कहीं से भी मदद नहीं कर देगा उसके प्रश्नों के आंसर देने में। ठीक है, तो क्योंकि शिक्षार्थियों को चित्र पर ले जाएंगे ये भी सही है, संकल्प विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या देंगे तो ये भी बच्चे को जो है हवा सब जगह है के बारे में बताएगा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करेंगे, यानी कि वीडियो के थ्रू दिखाएंगे, तो ये भी बच्चे में जो है हवा सब जगह है प्रकरण को के बारे में जो है नॉलेज देगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बच्चों से प्रश्न पूछने लगेंगे कि क्या मिट्टी में हवा है, क्या घड़े में हवा है, क्या कमरे में हवा है, तो अगर आप सीधे सीधे उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे और नहीं जान पाएंगे। और यहाँ पर यही चीज पूछी है कि सार्थक नहीं है, तो सार्थक नहीं है के बारे में जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है प्रत्येक प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। सेकंड कह रहा है कि परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। थर्ड कह रहा है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सिखाना। और फोर्थ कह रहा है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। तो करके देखो जो जिसको शामिल किया गया है पर्यावरण अध्ययन में, तो किस लिए शामिल किया गया? तो प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराने के लिए जो है इस चैप्टर को जो है या इस खंड को जो है वो इसमें शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो क्या दत्त कार्य को हम असाइनमेंट कहते हैं, ठीक है, असाइनमेंट कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है प्रभावी अधिगम के लिए, पाठ्य की दोहराई के लिए। सेकंड कह रहा है समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। थर्ड कह रहा है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। और थर्ड कह रहा है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए जो है बच्चों को जो है असाइनमेंट वर्क यानी कि दत्त कार्य क्या किस लिए दिए जाते हैं, इसका जो मुख्य लक्ष्य जो होता है यानी कि इसका जो एम होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो अधिगम के विस्तार के अवसर जो है बच्चे को उपलब्ध कराए जाएं, इस वजह से जो है उनको जो दत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट जो है दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण को आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। कि अगर आप पर्यावरण के एक शिक्षक हैं तो और अब बच्चे को चिड़ियाघर ले जाते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या होना चाहिए, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। सेकंड कह रहा है नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना। थर्ड कह रहा है शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। फोर्थ कह रहा है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो बच्चों के लिए जो सही रहेगा तो वो क्या होगा कि बच्चे जो है सक्रिय अधिगम अनुभव को जो है महसूस करें, उसको जाने, क्योंकि वो जब चिड़ियाघर में जाएंगे तो वो हर चीज, हर जानवर के व्यवहार, पेड़ पौधे, वस्तु, ये सारी चीजों को देखेंगे, क्योंकि ये सारी चीजों ने पहले से ही किताबों में यानी कि बुक्स में उन्होंने पढ़ रखी हैं और उस चीज को वो अपने अगर सामने देखते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, तो ये उनके अधिगम को जो है एक तरीके से अच्छा जो है इम्पैक्ट करेगा, उनके अधिगम में जो है एक स्थायित्व लाएगा, क्योंकि चीजें आप जो देख के महसूस करते हैं वो आपके ज्ञान को जो है स्थायी बनाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर पहले से ही लाइन है, तो हमको बताना है कि सामाजिक विज्ञान का अगर पढ़ा रहे हैं तो उसमें से कौन सा उद्देश्य जो नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इससे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। सेकंड कह रहा है कि इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने का योग्य बनाना चाहिए। थर्ड कह रहा है कि इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। फोर्थ कह रहा है इससे बच्चों को मुख्य शब्दावली को सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना चाहिए। तो इसमें पूछा गया था कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो अगर हम सामाजिक विज्ञान के अंदर पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाते हैं तो उसमें मुख्य उद्देश्य जो उसका नहीं होना चाहिए तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्या आता है ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है कि बच्चों को अगर हम सिर्फ मुख्य शब्दावली या परिभाषा को हम बता रहे हैं तो बच्चों को तो हम कहीं से भी ज्ञान तो नहीं दे रहे हैं, बस उनको एक रट्टू तोता जैसे बना रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर जो है 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
तो अगला प्रश्न है हमारा कि कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता से सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। सेकंड कह रहा है शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। थर्ड कह रहा है शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए पर उनका जो है विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना को लेने के लिए कहना। और फोर्थ कह रहा है शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। तो अधिक प्रभावी कैसे पड़ेगा कि जब शिक्षार्थी जो है संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए और उसका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना के लेन देन के लिए कहना, जब वो ऐसा करेगी तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है सक्रिय अधिगम भी करेंगे और जो निरक्षरता है, वर्ग असमानता है, सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दों पर छुआछूत और ऊंच नीच, जात पात जैसे भी मुद्दे आएंगे तो इस पर भी वो बच्चे जो है जानेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन, यहाँ पर क्रिएटिव इवेल्युएशन के बारे में बात की गई है। ठीक है, यह फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की गई है, शामिल नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षार्थियों के अधिगम की रुचियों की पहचान। सेकंड कह रहा है शिक्षण में कमियों की पहचान। थर्ड कह रहा है शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने के लिए। और फोर्थ कह रहा है शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग के लिए। तो रचनात्मक आकलन में जो है कहीं से भी है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल करना जो है नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, तो कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, उनको जान लेते हैं। फर्स्ट है कि खानों का उत्खनन यानी कि खुदाई। बी कह रहा है बांधों का निर्माण। सी कह रहा है बाजार में बेचने के लिए पत्तियां और जड़ी बूटियां इकट्ठा करना। डी कह रहा है बांसों से टोकरी का बुनना। और ई कह रहा है गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। तो ये सारी चीजें दे रखी हैं। अब हमको पता करना है कि इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगल के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन ये है कि ये सारे क्रियाकलाप दे रखे हैं, इसमें बताना है कि इनमें से कौन से जो है मुख्य कारण है जो जंगल को जो है गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो हमको ये बताने हैं। तो ऑप्शन जो है हमारे सामने दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से राइट आंसर होंगे आप जो है टिक करिए। आप भी अपने तरफ से गेस करने की कोशिश करें। राइट आंसर तो मैं आपको बताता ही चलूंगा। तो खानों का उत्खनन यानी खुदाई के जो भी डिगिंग माइनिंग करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो बांधों का निर्माण भी करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं जंगलों के गायब होने के लिए जो जिम्मेदार होंगे। कि ऑप्शन नंबर सी कि बाजार में बेचने के लिए पत्तियां और जड़ी बूटियां इकट्ठी करना, तो ये तो है, ये जंगलों के गायब होने का कारण कहीं से भी नहीं है। और डी है कि बांसों से टोकरी का बुनना, तो हाँ ये ऑप्शन जो है होगा, क्योंकि इस वजह से जो पेड़ काटे जाते हैं, बांस के पेड़ पूरे गिरा दिए जाते हैं और टोकरी और बाकी चीजें जो बनाई जाती हैं। और ई कह रहा है गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना, तो जो पत्ते ऑलरेडी गिर चुके हैं इनसे पत्तल बनाएंगे तो कहीं से भी जो है ये जंगलों को गायब होने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। तो ए, बी और डी जो है राइट आंसर होंगे। अब हमको देखना है कि ए, बी, डी हमको कहां पर देखने को मिलता है। तो यहां पर तो सिर्फ बी, सी, डी तथा ई दे रखे हैं, हमको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। यहाँ पर ए तथा बी दोनों पर ही हम जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा ए तथा बी। लेकिन उन्होंने संशोधित भी किया था, यहाँ पर सी नहीं है, यहाँ पर डी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सी नहीं, यहाँ पर डी होना चाहिए, क्योंकि बांसों से टोकरी बनाना भी जो है कहीं ना कहीं कारण होता है। लेकिन यहाँ पर जो है उन्होंने सिर्फ ये दो ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसलिए जो है ये तो ऑप्शन जो है ए और बी एकदम करेक्ट होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि ए तथा बी दोनों। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कांसे के बारे में सही कथन को चुनिए। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। सेकंड कह रहा है कि कांसे को तांबे तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। और थर्ड कह रहा है कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति या बुत बनाई जाती है। और डी कह रहा है कि कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस दे रखे हैं, दो ऑप्शन हमको चूज करने हैं। तो इसका बी और सी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। कांसा जो है वो तांबा और टिन के मिश्रण से बनाया जाता है और इस कांसे को अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप भी बनाई जाती है और मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। तो बी और सी जहां पर होगा वो उसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है
वन जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, बी और सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गांधीधाम गुजरात, ठीक है, रहने वाला कोई व्यक्ति जो है वो पहले भोपाल जाता है जो कि मध्य प्रदेश में की राजधानी है, फिर हैदराबाद जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी जाता है, तो उसके सफर की यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं और भी इफेक्टिव वे में आपको समझाता हूं, ठीक है। तो ये जो है हमारे सामने भारत का एक नक्शा है, ठीक। तो इसमें बताया गया था कि पहले जो है कोई मध्य प्रदेश गुजरात से जाता है कहाँ पे, भोपाल की तरफ। तो ये भोपाल की तरफ गया, फिर वहां से आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद जाता है। तो अगर आपको दिशा के बारे में पता हो तो दिशा कुछ इस तरह से होती है, यहाँ पर होती है पूर्व दिशा, यहाँ पर होती है पश्चिम दिशा, ये होती है ऊपर की साइड होती है, ऊपर की साइड होती है उत्तर दिशा, ठीक है, और नीचे होती है दक्षिण दिशा, ठीक है, नीचे होती है दक्षिण दिशा। तो सबसे पहले हो गया पूर्व दिशा की तरफ, ठीक है, फिर वो गया नीचे दक्षिण दिशा की तरफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हम अब इन ऑप्शंस में देखते हैं। तो देखिए चलिए, तो पहले गया वो पूर्व दिशा की तरफ, फिर दक्षिण दिशा की तरफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अगला प्रश्न है हमारा कि किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, ठीक है। तो यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर दी है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि एक स्केल दे रखी है कि 1 सेंटीमीटर जो है 110 मीटर के बराबर है, और दो स्थानों के बीच की दूरी भी कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है, और इन ऑप्शंस में से हमको जो है चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे 110 जो है यहाँ पर दे रखा है 110, इसमें जो है हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 1650 मीटर, ठीक है, 1650 मीटर जो है आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर 1165 सेंटीमीटर, 1100 मीटर, 1500 मीटर और 1.65 किलोमीटर। तो यहाँ पर कहीं पर भी 1650 मीटर नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पर 1.65 किलोमीटर दे रखा है। तो हमको मीटर को चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर में। तो यहाँ पर 1650 को हम जो है 1000 से जो है डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर जो है 1000 मीटर के बराबर होता है। यहाँ पर 1 2 3 जीरो दे रखे हैं, तो 1 2 3 इसके बाद में हम अगर पॉइंट लगा देंगे तो यानी कि आंसर आ जाएगा 1.65 किलोमीटर। और इसके हिसाब से जो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट एक भाग है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ का भाग है, भारत का, नेपाल का, तिब्बत का या म्यांमार का? तो माउंट एवरेस्ट जो है वो एक नेपाल का एक भाग है। इसे वहां पर जो है सागर माथा कहते हैं, ठीक है, इसे वहां पर क्या कहते हैं, तो इसको जो है सागर माथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी को नेपाली लोग सागर माथा बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और इस प्रश्न ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दिया गया, नीचे दिए गए कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें बता रहा है, ए से ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमको जो है इनमें से जो है चुनना है, ठीक है। ये नीचे जो हमारे सामने BCDE करके दे रखे हैं, हमें इनमें से ही ऑप्शंस को चुनना है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है, ए कह रहा है कि अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। ये चीजें दे किस लिए रही हैं, तो यहाँ पर दिया गया माउंटेनियरिंग में जो ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी का जो है इनमें से चयन करना है। तो क्या क्या ग्रुप लीडर की जो जिम्मेदारियां होती हैं, तो एक अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ये जिम्मेदारी होती है। फिर पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चले, ठीक है। फिर सी कह रहा है जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना। डी कह रहा है साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। तो ये भी जो है इसका जो है होता है। तो डी भी होता है ग्रुप लीडर का काम, और ई जो है रुकने के लिए, आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो ADE यानी कि ADE यानी कि 4th ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे काम जो होते हैं माउंटेनियरिंग में, जो ग्रुप लीडर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अन्य साथियों का जो है सामान उठाने में मदद करे। कोई अगर बीमार पड़ जाता है तो उसका ध्यान रखना, उसके लिए खाने पीने का इंतजाम कराना, और रुकने के लिए या आराम के लिए कोई अच्छी जगह को ढूंढना। ये उसके जो है दायित्व होते हैं, यानी कि उसका एक काम या जिम्मेदारी जिसको हम कह सकते हैं, ये होते हैं। तो अभी हमने सॉल्व किए हैं 30 क्वेश्चन 2013 के पेपर के लिए, और अभी तक आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपको ये पसंद आई है। तो आप जो है वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दें, ठीक है। आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है।
तो अब मैं चलता हूँ, आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। अब तब तक के लिए धन्यवाद।